मंत्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड हाउ दे फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है ये लर्निंग एंड पेडागोजी से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपके एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में। अभी तक हमने चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम इसके बाद करेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी। और इसके साथ में आपको लर्निंग की थ्योरीज भी कराऊंगी, आपको कॉग्निशन, मोटिवेशन, जितना भी है इसमें, जितना भी सब कुछ रिलेटेड है वो सब मैं आपको कराऊंगी। लेकिन आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इट विल बी हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। कैसे बच्चे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, हाउ दे फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल, और कैसे मतलब वो फेल हो जाते हैं अपनी सक्सेस को अचीव करने में स्कूल में। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और क्या हम इसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो सबसे पहले ये है कि थिंकिंग एंड लर्निंग चाइल्ड्स में होती क्या है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है तभी जाके सोचता है जब वो स्कूल में जाता है, या फिर लर्निंग हमारी तभी होती है जब हम स्कूल जाते हैं, नहीं ना। तो जब बच्चा बचपन से, मतलब जैसे वो पैदा होता है तब से ही उसकी थिंकिंग और लर्निंग डेवलप होने लग जाती है। वो एक लार्ज अमाउंट में नहीं होती है, बट एट सर्टेन अमाउंट में तो होती है ना। तो मतलब बच्चा जो है वो किसी से भी सीख सकता है। ठीक है, अपने आसपास से सीख सकता है, जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है उससे सीख सकता है। ठीक है, किसी भी टाइम पे सीख सकता है। ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि अभी ये टाइम है। ठीक है, तो ये कब से शुरू होता है, जब से बच्चा पैदा होता है तब से ही। और वो क्या करता है, अपने इंटरेक्शन शुरू करता है अपने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। ठीक है, उसी टाइम से जब से वो पैदा होता है वो ग्रैप्स करने लग जाता है चीज़ें, मतलब पकड़ने लग जाता है चीज़ें। ठीक है, उनके सेंस ऑर्गन को, मतलब अपने सेंस ऑर्गन में उनको भेजता है। ठीक है, जैसे हाथ से पकड़ता है, कुछ भी करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्लोली जो है रिकॉग्नाइज करने लग जाता है वो सारी चीज़ें। अब है कि जो चाइल्ड है, वो बच्चा जो है आउटसाइड वर्ल्ड से तो सीखता है, लेकिन वो स्कूल से भी सीखता है। ठीक है, अपनी फैमिली से भी सीखता है। ठीक है, जहाँ वो बॉर्न हुआ है तो वहाँ से भी सीखता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ना ये नहीं लिखना है कि बच्चा जो है तब से ही सीखता है, या फिर हाँ हम एक उसको आकार दे सकते हैं, एक अच्छे ढंग से सिखा सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली से तो वो सबसे ज़्यादा सीखेगा। जैसे मैंने आपको नेचर वर्सेस नर्चर बताया ही था। ठीक है, फिर आता है इसमें कि थिंकिंग प्रोसेस बच्चों में होती कैसे है। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चों में थिंकिंग के बेसिस क्या हैं, कैसे उनमें थिंकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, बच्चे कैसे सोचते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन। अब देखो, जैसे कोई बच्चा है वो परसीव करता है एक ऑब्जेक्ट को, किसी सिचुएशन को। ठीक है, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में या और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब फिजिकल जो आप जिसे टच कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल जो मेंटली होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसने देखा और वो उसने अपनी नॉलेज को डेवलप कर लिया उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो वो चीज़ क्या है, चाइल्ड ने जो है इंक्रीज़ कर लिया अपनी नॉलेज को, तो एक्सप्रेशन से। फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि फ़र्स्ट टाइम किसी बच्चे ने कोई छन छन करने वाला कोई खिलौना देखा, तो उससे क्या हो गया कि उसकी नॉलेज, वो क्या था, फिजिकल वर्ल्ड में उसने टच करा, और साइकोलॉजिकली फिर उसने सोचा कि ये है क्या, ये आवाज़ कैसे कर रहा है। तो ये एक्सप्रेशन है, उसने ऑब्जर्व करा। फिर है फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब है आकर्षक। तो बच्चे ने जो है अपनी फैसिनेशन जो है वो डेवलप करी है, अपनी लर्निंग उसके लिए इंक्रीज़ करिए। अब देखो, कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं आवाज़ करने वाले वो हम बच्चों को देते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों को वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जो जिनमें आवाज़ नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो हैं साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना सबसे ज़्यादा। कंसेप्चुलाइजेशन। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज़ का, जैसे वेट, टाइम, डिस्टेंस, नंबर। अब ये जो है मैं आपको छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सबके लिए बता रही हूँ। फिर है गुड और बैड एक्सपीरियंस। अब देखो, बच्चे ने, अब हम बच्चे भी हों चाहे हम बड़े हों, तो हम किससे सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से तो सीखते हैं। ठीक है, तो अब वो चाहे वो एक्सपीरियंस मतलब अच्छा हो उसके लिए, चाहे वो फिर बुरा हो। अब सबसे पहले माना बात, किसी बच्चे ने गैस पे आग चलाना सीखा लाइटर से, तो वो क्या करेगा, अगर उसने जलाई, अगर उसका हाथ जल गया तो वो बैड एक्सपीरियंस है उसके लिए, वो अगली बार से शायद टच ना करे उसको। और अगर वहीं पे अगर कोई कॉफ़ी का मग है और कोल्ड कॉफ़ी है, तो बच्चे को उससे गर्मी थोड़ी लगेगी, उससे तो ठंडा लगेगा, तो वो बच्चा अगली बार उसे टच कर लेगा और पी लेगा। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। तो जिज्ञासा में क्या है कि बच्चा जो है कोई चीज़ आवाज़ कर रही है,
और या फिर किसी चीज़ में लाइट जल रही है, तो बच्चा क्या करेगा, क्यूरियस होगा उसे जानने के लिए। अब इसके लिए जैसे हम स्कूल वाले कॉन्सेप्ट में मानते हैं, तो क्यूरियोसिटी, अगर आप बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप उनको उस चीज़ के लिए कैसे क्यूरियस कर सकते हैं। अब आप उनको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे पहले, फिर उसके बारे में बताएंगे कि ये ऐसा होता है, जैसे साइकोलॉजिकल कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई थ्योरी होता है, तो अगर आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करके बताएंगे तो उनको, बच्चों को ज़्यादा क्यूरियस होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ बुक्स की लैंग्वेज बोलेंगे। और क्यूरियस, जैसे क्यूरियोसिटी बच्चों में बढ़ाने के लिए फैमिली का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है जितना कि टीचर्स का। तो आपको लर्निंग के लिए फैमिली को भी इनकरेज करना चाहिए बच्चों को, कि देखो आप इस चीज़ के लिए मतलब क्यूरियस हैं, तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि मम्मी पापा जो होते हैं, या फिर हमारा पीयर ग्रुप, या हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, वो बच्चों की क्यूरियोसिटी का आंसर नहीं देते हैं, ऐसे बोलते हैं चुप बैठ जा, या फिर कुछ भी चीज़ उनको डीमोटिवेट करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। कॉपीइंग का मतलब होता है नकल करना, इमिटेट करना। तो बच्चे क्या करते हैं कि इमिटेट करते हैं बच्चे दूसरों के एक्शंस को। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वही करेंगे जो आप उनको, वो आपको करते हुए देखेंगे। तो वो ऐसी चीज़ें इमिटेट करें जो अच्छी हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना खुद का बिहेव अच्छा रखना है, खुद की आदतें जो हैं वो अच्छी रखनी पड़ेगी बच्चों के सामने। अब लॉजिक एंड रीजनिंग, कोई चीज़ का लॉजिक और रीजनिंग बच्चे कब समझ पाएंगे, जब आप उनको अच्छे से लॉजिक दे पाएंगे। दिन कैसे हो रहा है, रात कैसे हो रहा है, अब ऐसे तो नहीं हम बोलेंगे कि भगवान दिन और रात कर रहा है, ठीक है। आप उसके लिए एक वैलिड लॉजिक देंगे, तभी बच्चों को समझ में आएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों को रोट लर्निंग करने के बजाय आप उनको लॉजिक और रीजनिंग देंगे, उस चीज़ के लिए आप उनको इनकरेज करेंगे, तो बच्चों को और अच्छे से समझ आएगा एज़ कम्पेयर टू रोट लर्निंग के। अब है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जो मैंने आपको बहुत डीप में कराई है और डिटेल में कराई है मैंने आपको ये अपनी पुरानी वीडियोस में आप उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके सीटेट सेशन में। तो जीन पियाजे ने भी यही बोला कि बच्चे कैसे सीखते हैं, और 4 स्टेज होती है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। तो 0 to 2, 2 to 6 और 7, और 7 to 11 और 12 टू अडल्टहुड, ठीक है। तो सेंसरी मोटर में क्या होता है, इंटरेक्ट करने लग जाता है बच्चा जो है इन्वायरमेंट के साथ, जब बच्चा बहुत छोटा होता है। 0 to 2 प्री ऑपरेशनल में क्या होता है कि जो वर्ड जो है सिंबल, जो सिंबल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करने लग जाता है उनको, जैसे कि ये डॉल है, ये खाती है, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के साथ। कंक्रीट ऑपरेशनल जो है अपने ऑब्जर्वेशन कंजर्वेशन के टास्क जो है समझने लग जाता है। और फॉर्मल ऑपरेशन में जब आप डिडक्टिव और इंडक्टिव थिंकिंग बच्चे जो है लगाने लग जाते हैं। अब है इसके बारे में बात करते हैं कि वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल। तो बच्चे जो है फेल हो जाते हैं सक्सेस अचीव करने में, तो उसके क्या क्या रीजंस हैं। अब देखिए, स्कूल की सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनको किताबी ज्ञान देना है। स्कूल से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे उसने बहुत पुअर ग्रेड्स ला दिए या फिर बहुत ही बेकार, तो उससे क्या होगा, बच्चा अपने आप को आइसोलेट कर लेगा क्लास से और स्टूडेंट से। उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की भावना जो है वो बहुत डेवलप होने लग जाएगी कि मेरे साथ वाले तो इतने अच्छे ग्रेड्स लेके आ रहे हैं और मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, या फिर मेरे साथ वाले एक्स्ट्रा करिकुलम में इतने आगे हैं, मैं नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसमें डाउनफॉल आ जाएगा, और अगर हम उसको टाइमली चेक नहीं करेंगे तो वो ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं स्कूल से, और पूरा फेल भी हो सकते हैं, और उनके अंदर बहुत डर बैठ जाएगा कि फेल होने का। तो सबसे पहले क्या है कि डर है, फियर। तो फियर क्या है कि जो बच्चे जो हैं उस चीज़ का, ह्यूमिलिएशन का मतलब है अपमान का, जो डर होता है बच्चों में, वो मेन रीज़न है फेल होने का। कि चाहे वो पेरेंट्स ने क्रिएट करा हो, चाहे वो किसी टीचर ने क्रिएट करा हो, ठीक है। अगर आपने मतलब कोई चीज़ देखो, अब आपने क्लास में किसी बच्चे से पूछा कि 2+3 क्या होता है, तो बच्चे ने बोला 2+2 तो 4 होता है और 2+3 भी 4 होता है। तो आपने उसको क्या बोला, तुम तो नालायक हो, तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो ह्यूमिलिएट करा है आपने उसको पूरी क्लास के सामने। तो अगली बार से बच्चा क्या करेगा कि आपको आंसर ही नहीं देगा, एज़ कम्पेयर टू वो चुप हो जाएगा कुछ भी बोलने की बजाय। आपको क्या करना है, आपको उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना, आपको उसको ज़रूर उसकी मिस्टेक बतानी कि बेटा तुम गलत हो, लेकिन इन अ करेक्ट वे, इन अ अप्रोप्रिएट वे। तो ताकि बच्चों के अंदर वो डर ना पैदा हो कि आपने उनको जो है इस तरीके से ह्यूमिलिएट कर दिया है। क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत मन के बहुत कमज़ोर होते हैं। अब वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े भी हों, आपको उनको ह्यूमिलिएट नहीं करना है। बोर्डम,
अब देखो, आप किसी बच्चे का चाइल्ड ही मतलब जैसे चाइल्ड का इंटरेस्ट ही मैच नहीं कर रहा है तो टास्क से, तो वो क्या करेगा, बोर फील करेगा। जैसे अगर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्टडी में वो, जैसे मैथ्स में वो क्या करेगा, बोर्डम फील करेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़े अपने पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। आप पीपीटीज ला सकते हैं, उनके लिए चार्ट पेपर्स बना सकते हैं। अब है कन्फ्यूजन। अब है आपने वो चीज़ सुनी होगी, मोर नॉलेज देन मोर कन्फ्यूजन, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन। तो बच्चे को अगर ज़रा सी भी नॉलेज होगी तो बच्चे को कन्फ्यूजन तो फील होगी। अब कॉन्ट्राडिक्शन होगा उसके, वो जो लर्न कर रहा है या फिर स्कूल में, अब या फिर वो होम घर पे क्या लर्न कर रहा है। अब देखिए, कोई कॉन्सेप्ट अगर देखो, जैसे किसी की मदर स्कूल में मतलब पढ़ाती हैं, अगर वो टीचर हैं और मतलब अगर मदर जो है वो घर पे पढ़ा रही है और कोई और टीचर है जो बच्चे को पढ़ा रहा है स्कूल में, तो एक चीज़ है कि बच्चे ने ये बोला कि अगर हम ये बोलें कि प्लांट्स क्या हैं, या फिर वो रात को ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब पेरेंट्स ने उसको बता दिया, ठीक है, और कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दिया, मतलब ये बोला कि शायद पता नहीं या फिर ऐसा नहीं होता है, और टीचर ने भी उसको नेगलेक्ट कर दिया, तो बच्चे को जो है कन्फ्यूजन हो जाएगी कि है क्या। और अगर बच्चा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर, मतलब टीचर्स जो है और पेरेंट्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर देते हैं, तो बच्चों को और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। तो वो बोलेगा मैं मानूँ किसकी। अगर देखो, आप बच्चे को बोलोगे प्लस माइनस भी माइनस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो बच्चे को क्या, ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको बच्चे को उसकी क्वेरी जो है उसी टाइम पे रिजॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप बोलोगे उसको कि 2+3 कितना होता है, 5 होता है ना। तो और आपने अगर मान लीजिए 3+3 6 होता है, और 4+2 भी 6 होता है, तो उस चीज़ को आपने उस टाइम पे रिजॉल्व नहीं करा कि देखो बेटा ऐसा होता है, तो वो तो कंफ्यूज रहेगा बेचारा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको कन्फ्यूजन से उसको बचाना है कि ताकि बच्चा जो है कन्फ्यूज ना हो, और वो चीज़ उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इफ़ेक्ट करेगी। अब है लैक ऑफ मोटिवेशन। अब लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब है, देखो, जैसे बच्चा है, अब वो डीमोटिवेट फील करता है कि वो जाएगा ही नहीं क्लास में, उसको कोई मोटिवेशन ही नहीं है। उसको ये नहीं होगा कि मतलब मुझे अगर अच्छे ग्रेड्स लाने, मुझे अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो मुझे ये मिलेगा। मतलब मोटिवेशन इज़ नॉट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आप उसे ग्रीडी बना दें, उसे लालची बना दें, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मोटिवेशन अपनी पढ़ाई के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें मोटिवेशन तो ज़रूर हो। और अनफेवरेबल क्लास इन्वायरमेंट होता है, जैसे जिसमें बच्चों को बिल्कुल डीमोटिवेट करा जाता है, इन अटेंटिवनेस, ठीक है, एकेडमिक्स में। और एक और चीज़, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन कब आता है बच्चों में, जब टीचर जो है कुछ सर्टेन नंबर्स ऑफ बच्चों को ही अटेंशन दे रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू होल क्लास। मेरे बोलने का क्या मतलब है कि कभी कभी कुछ टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ टॉपर्स के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सारे बच्चों के। तो आपको क्या करना है कि सारे बच्चों पे ध्यान देना है और सारे बच्चों को ही मोटिवेशन देना है। ऐसे नहीं कि आपने एक को मोटिवेट कर दिया और बस हो गया। द टीचिंग स्ट्रैटेजी, मेन जो हमारा क्रक्स है इस चीज़ का, तो वो क्या है, टीचिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। आपको बच्चों के इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज़ से अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है निर्धारित करनी पड़ेगी। अब देखिए, आप अगर आप 7th क्लास के बच्चे को अगर आप 12th क्लास का पढ़ाएंगे तो उसे नहीं समझ में आएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि उस जो हमारा सिलेबस है या फिर हमारा करिकुलम है वो किस तरीके से डिसाइड होता है, हमारे मेंटल लेवल पे ही तो डिसाइड होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा 12th क्लास का बिल्कुल, हाँ वो पढ़ लेगा, अगर वो बहुत उसका IQ बहुत तेज़ होगा, वो उतना केपेबल होगा, लेकिन नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसको आपको क्या करना है, केपेबल, उनकी कैपेबिलिटीज़ को आपको देखना है, इंटरेस्ट को देखना है, ठीक है। अगर आप, और एक और चीज़ है, अगर आप उनको बच्चों को ना ह्यूमिलिएशन की स्ट्रैटेजी या फिर उनको क्रिएट कर देंगे वो फियर, तो वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपके टीचिंग स्ट्रैटेजी मैं वहीं पे बोल दूँ कि बहुत बेकार है। और अगर आप इन तरीक़ों को अपनाते हैं तो चाइल्ड क्या है, डिफेंस मैकेनिज़्म स्टार्ट करने लग जाएगा। अब है डिफेंस मैकेनिज़्म होता क्या है, तो इसके लिए आपको मैं कभी अगर पढ़ाऊँगी तो फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ाऊँगी, जिसमें फ्रॉइड की थ्योरी अनकॉन्शियस माइंड पे मतलब वो है, डिपेंड है, और उसमें ये बोला गया है कि अनकवर द अनकॉन्शियस। और बहुत अच्छे डिफेंस मैकेनिज़्म उन्होंने दिया है कि अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम उनको यूज़ करते हैं अपनी, और हम डेली लाइफ में भी उसको यूज़ करते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होता है। तो आगे चल के हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। तो डिफेंस मैकेनिज़्म का रिजल्ट क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो टीचर्स के क्वेश्चन को अवॉइड करने लग जाएंगे, और क्या होगा,
कि जो बच्चा जो है स्कूल से डिप्राइव हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। और एक और चीज़, अगर आपके क्लास में बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो आपको सबको लेके चलना है। और आपको जो जैसे मतलब रिलीजन पे तो आपको खैर कभी कमेंट नहीं करना है, कास्टिज़्म पे कभी कमेंट नहीं करना है। आपको किसी की ये नहीं बोलना है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो काले हो, तुम तो गोरे हो। फिजिकल एबिलिटीज़ पे कभी किसी के नहीं बोलना है, बॉडी शेम नहीं करना है। एज अ टीचर्स आप ये चीज़ें कभी नहीं कर सकते, इससे भी बच्चे बहुत डिमोटिवेट होते हैं। आई नो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं, लेकिन कभी कभी ये कॉमन सेंस भी हमारा ना टीचिंग में जो है हम इसको घर छोड़ के आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जो स्कूल में उन्हें बोला जाता है कि उन्हें बुली करा गया है या फिर टीचर ने उन्हें ह्यूमिलिएट करा है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप अगर आने वाले फ्यूचर के टीचर्स हो, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को नेगलेक्ट करिए। अब ये सजेशन जो है इम्प्रूव करने के, थिंकिंग बच्चों में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन को अलाउ होना चाहिए कि ताकि वो अपने इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सके। ठीक है, जैसे अगर हमें साइकोलॉजी लेना है, तो बच्चे को ज़बरदस्ती उसको मैथ्स ना दिलवाएं कि नहीं तुझे तो साइंस ही पढ़ना है, तो तू साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकता, तो वो कभी साइंस पढ़ भी नहीं पाएगा। अब है बच्चे को, चिल्ड्रन मतलब बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है काम देने चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए बच्चे को कि तुम ये कर लो। और अगर कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिस्कस करिए, उसको मारिए मत या फिर उसको डांटिए मत, उसको डिस्कस करिए पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। और पेरेंट्स को भी बहुत अटेंटिवली उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। अब पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड क्रिएट अ लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर द चिल्ड्रन टू इन्हेंस देयर लर्निंग स्किल्स। और पेरेंट्स और टीचर्स को भी एक इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है अपनी लर्निंग स्किल्स को इन्हेंस कर पाएँ, बढ़ा पाएँ। और बच्चों को है मोटिवेटेड मतलब फील करवाना चाहिए, अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं और अगर उनकी थिंकिंग पावर को हम इन्हांस कर सकते हैं। आपने स्केप फोल्डिंग का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, तो वो उस चीज़ में बहुत हेल्प करेगा, इस वाली चीज़ों में, कि अगर आप बच्चों को थोड़ा सा हेल्प दे दें तो उनको कितनी हेल्प हो जाएगी। अब है हम अपने फेलियर्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं एज अ मतलब चिल्ड्रन। तो और बच्चों को हम क्या एडवाइस दे सकते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर्स। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए कि स्कूल और फैमिली के मैटर्स में, ठीक है, मतलब जैसे आपको स्कूल में जो है फैमिली की बातें, या फिर बच्चों के सामने 24 घंटे फैमिली की बातें, लेकिन उनको स्कूल की मैटर्स में इन्वॉल्व होना चाहिए कि बच्चे ने आज क्या पढ़ा। ठीक है, बच्चे को स्टेबल इन्वायरमेंट देना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है और बच्चा बिल्कुल, आप उसे कह रहे हो नहीं तू पढ़ तू पढ़, वो कैसे पढ़ेगा बेचारा जब आप उसको ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं दे पाओगे। और बच्चे को होमवर्क में आपको हेल्प करना है, एक्सप्लेन करना है नए कॉन्सेप्ट और जो उसको स्कूल में पढ़ाए गए हैं। Both parent and teachers should help the child developing their skills such as reading, writing, mathematical, social, etc. और पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का हेल्प करना है बच्चों को अपने स्किल्स जो है उनके रीडिंग में, राइटिंग, मैथ्स में, कुछ भी चीज़ में उनके स्किल्स को इन्हांस करने में बच्चे को हेल्प करना है, ताकि बच्चा जो है फ्यूचर चैलेंज के लिए प्रिपेयर हो पाए। जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे बच्चे को आपने रीडिंग के लिए दे दिया कि बेटा चलो आज ये पढ़ो, बेटा चलो कल ये पढ़ो, तो इस तरीके से आप उनके स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मोटिवेट, और मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को, उसको कांस्टेंट फीडबैक देना चाहिए कि आज आपने ये कर लिया, आज आपको 5 स्टार दे दिया मैंने, ठीक है, आज आपको 4 स्टार दे दिया। तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है मोटिवेट फील करेगा और वो आने वाले मतलब फेलियर से नहीं डरेगा, और फेल होने वाला जो फियर है वो कम होता रहेगा। ठीक है, अगर आप उसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस और रिविजन करा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगले दिन हम पढ़ेंगे कॉग्निशन और मोटिवेशन के बारे में, और मैं आपको लर्निंग और ये पेडागोजी वाला ये सारा सिलेबस ख़त्म करवा दूंगी, और थिंकिंग का थॉर्नडाइक की थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।